देखिए 1 मई हमारे लिए जो आज खतरे की घंटी बज रही है, जो चीज़ हमें तकलीफ पहुंचा रही है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का लगातार ब्लॉकेट। आज हालात क्या हैं? ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो प्राइमरीली हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है, $124 पर बैरल हो चुका है। डॉलर मेजरली हम जो इंपोर्ट करते हैं अपना क्रूड ऑयल या गैस, मेजरली हम डॉलर में पे करते हैं। डॉलर 95 से ऊपर जा चुका है। यानी आज हमारे लिए कच्चा तेल और गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत महंगी हो चुकी है। अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एलपीजी, दो तरह की एलपीजी होती है, डोमेस्टिक यूजेज के लिए जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल जो जितनी भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे ईटरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो यूज़ करती हैं, उन दोनों के बढ़ने की संभावना है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हवाई जहाज़ के अंदर जो फ्यूल जाता है एरोप्लेन्स के अंदर, वो बढ़ने की संभावना है। एलएनजी पीएनजी में भी बढ़त की संभावना है। अब आते हैं क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, पेट्रोल डीजल। हालांकि पेट्रोल डीजल का फर्स्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, बट पेट्रोल डीजल भी अब कब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नुकसान सहेगी। सरकार ने अपनी तरफ से सब्सिडी दी हुई है, सरकार ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सब्सिडी कहें हम कि एक्साइज कम किया हुआ है, लेकिन वो जो एक्साइज कम किया हुआ है वो भी क्या है, वो भी आम आदमी की जेब से जा रहा है। तो अल्टीमेटली आने वाले महीने में इसमें कोई फर्स्ट में का रेलिवेंस नहीं है, बट आने वाले महीने में मई में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने की संभावना है। ब्रेंट क्रूड के दाम $124 पर बैरल हो चुके हैं। डॉलर 95 से ऊपर पहुंच चुका है। अब हम तो 85% के आसपास जो क्रूड इंपोर्ट करते हैं अपना, तो वहाँ भी बढ़ सकती हैं। उसके अलावा कुछ बदलाव जैसे एसबीआई के कार्ड्स हैं, तो वहाँ लेट पेमेंट फ़ी में कुछ चेंजेस आ सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्या है, जो ऑनलाइन गेमिंग बहुत बढ़ रही है आजकल यूथ में, हमने देखा है अक्सर मोबाइल्स पे गेम खेलते रहते हैं, तो उसको लेके अब रेगुलेट किया जाएगा। और रेगुलेशन तो आना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ रेगुलेट होगी तो उसके डूज ऑन डू नट्स और सारे प्लेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ का प्रचलन बहुत हो चुका है, वी ऑलरेडी सी दैट ऑनलाइन गेमिंग is something which youth are totally into. Youth are on a regular basis using online gaming. So online gaming is something which needs to be regulated, because so many people are directly, indirectly connected with that. Commercial organizations are connected. Many of the youth are using that. तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाएगी तो उससे चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी, डूज एंड डू नॉट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन से पार्टिसिपेंट की क्या लायबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्लैरिफाई हो जाएंगी, और वो ज़रूरी भी है। तो आई थिंक कई चेंजेस होने वाले हैं फर्स्ट में से। अब मेन तो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का होता क्या है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ऐसे ब्लॉकेट बना रहेगा। जी, ये जो बदलाव है वो इकोनॉमी को किस तरीके से प्रभावित करेंगे और आम आदमी को किस तरीके से प्रभावित करेंगे? देखिए आम आदमी को प्रभावित ये करेंगे। अब हालांकि ये प्रभाव इनमें से ज़्यादातर संभावित हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि एलपीजी की प्राइस में चेंज होगा कि नहीं होगा, एलएनजी पीएनजी में होगा कि नहीं होगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट अगर ये बढ़ते हैं, अब एलपीजी के प्राइस अगर बढ़ते हैं, पीएनजी सीएनजी के प्राइस अगर बढ़ते हैं, तो आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ेगी। अगर आगे चल के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो उस केस में जो है आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ेगी। इसे आप स्टेट पे कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से ब्लॉकआउट हुआ पड़ा है, जैसे यूएस और ईरान के बीच में अभी तल्खी चल रही है, उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे आने की संभावना है। भारतीय इकॉनमी पे ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट आ चुका है। देखिए भारतीय इकॉनमी दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। हमने न्यूजीलैंड के साथ एक बहुत बड़ा एफटीए भी साइन किया है, जिससे न्यूजीलैंड को हमारा एक्सपोर्ट्स होगा ड्यूटी फ्री, न्यूजीलैंड से एफडीआई आएगी। लेकिन अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट है, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हम पे आएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की, इन्होंने सेंट्रल एक्साइज के ऊपर जो है कमी की, सेंट्रल एक्साइज को सब्सिडी दी, उसको रिड्यूस किया, बट तब भी जो है हम ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा 85% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं, डॉलर्स में हम पे करते हैं। तो ये जो ग्लोबल संकट आया हुआ है, हम पे लादा गया है कहीं ना कहीं। हिंदुस्तान तो हमेशा प्रेम और शांति की बात करता है, तो ये ग्लोबल संकट आया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम पे भी आएगा।
पहली मई 2026 से एक नया अध्याय भारत लिखना प्रारंभ करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो तारीख है जबकि जो 2026 के गेमिंग रूल्स हैं वो लागू होने वाले हैं। अब ये रूल्स स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब, जो वचन केंद्र सरकार ने, राष्ट्र ने लोगों के नाम दिया है उसको वो अमल कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार बहुत स्पष्ट है कि भारतवर्ष में ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है वो बिल्कुल भी निषेध है, प्रोहिबिटेड है। उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन रूल्स के माध्यम से। तो पहली मई 2026 के बाद कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में ऑनलाइन मनी गेम नहीं खेल पाएगा। अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान है, 3 साल की सज़ा है और 2 करोड़ रुपए जुर्माना है। आप खिलवाएंगे तब भी आपके लिए सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, 2 करोड़ रुपए जुर्माना है। तो समस्या बहुत क्लियर है कि भारत नहीं चाहता कि गैम्बलिंग क्योंकि आड़ में ये ऑनलाइन मनी गेम्स खेली जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो भारत उठा रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब गठित हो गई है। अब ये एक डिजिटल एजेंसी बॉडी रहेगी। इसका कोई व्यक्तिगत दफ्तर नहीं होगा, लेकिन सब काम डिजिटली करेगी एक पोर्टल के माध्यम से। और हालांकि एक ये अफिलिएटेड ऑफिस होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और यही जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप विभिन्न प्रकार की गेम्स को आप एग्जामिन करिए, या तो खुद स्व मोटो एग्जामिन करिए या लोगों की एप्लीकेशन पर एग्जामिन करिए और फिर देखिए, या केंद्रीय सरकार अगर आपको बताती है तब आप एग्जामिन करिए और बताइए कि साहब क्या ये गेम जो है इस नए कानून के तहत परमिसिबल है या नहीं। अगर परमिसिबल है तो आप लोगों को अलाउ करिए ये गेम खेलने का। अगर परमिसिबल नहीं है तो उसके लिए भी दिशा निर्देश आप ज़रूर दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतवर्ष अब पहली बार ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़बरदस्त बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। इन रूल्स के आने के बाद अब अगर आप भारतवर्ष में कोई भी ई स्पोर्ट को खिलवाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उसके प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान इन रूल्स में बनाए गए हैं। आपको पंजीकरण मैंडेटरी रहेगा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन आपको बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। और अब तो ओलंपिक्स देख लीजिए, रीजनल गेम्स देख लीजिए, यहाँ पर ई स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन के तौर पर आ रहा है। तो मुझे लगता है इन रूल्स के आने के साथ साथ भारतवर्ष एक नया अध्याय लिखेगा जहाँ पर ऑनलाइन दिशा में ई गेम्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और लोगों को सख्त भी होना पड़ेगा। अगर वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं इस कानून के तहत, तो अब वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, मोटा थंब रूल ये है कि जो भी आप गेम खेल रहे हैं, अगर उसमें पैसे का आदान प्रदान है या आपको पैसा जीतने की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, तो वो ऑनलाइन मनी गेम के दायरे में आती है, जो पूरी तरीके से प्रोहिबिट की जा चुकी है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? पॉजिटिव ये है कि भारत पहला ग्लोबल साउथ का राष्ट्र है जो इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑनलाइन मनी गेम्स को प्रोहिबिट कर रहा है। और साथ ही साथ दूसरे ही पड़ाव में वो ई स्पोर्ट्स को बहुत ही लेजिटिमेट बढ़ावा, प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत चाह रहा है इसके माध्यम से, इस कानून और रूल्स के माध्यम से, कि जो भारतीय परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लोगों की इस ऑनलाइन गेम्स की लत की वजह से, वो काफ़ी हद तक कम हो सके। अगर जो लोग जुए में, सट्टे में अपना पैसा हार रहे हैं, अब वो ना तो खेल पाएंगे और ना ही कोई प्लेटफॉर्म उन्हें इस प्रकार की ऑनलाइन मनी गेम खिलवा पाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव रास्ता होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि भारतीयों का जो जीवन है और उनका जो परिवार का जीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो सके। जहाँ तक इसके नेगेटिव की बात है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अब ये रहेगी कि हम उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स कैसे करेंगे, क्योंकि ये कानून तो भारत के दायरे में, उसके टेरिटोरियल बाउंड्रीज में ही परिभाषित है और लागू हो सकता है। और ये कानून भारत के बाहर लागू नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये करेंगे जो ऑनलाइन मनी गेम्स भारतवर्ष में उपलब्ध कराया करते थे, वो भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर देंगे और भारत के बाहर किसी राष्ट्र में जाकर अपना ऑपरेशन पुनः से चालू करेंगे और इंडियन कस्टमर्स और इंडियन पॉपुलेशन को पुनः टारगेट करेंगे। उस तरह के लोगों को आप और इस तरह की सर्विसेज को आप कैसे बचाएंगे और उसको कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा।
हाँ, केंद्रीय सरकार के पास ब्लॉकिंग की पावर है, सेक्शन 69A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत, लेकिन कितना ब्लॉक कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे और उसके साथ प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी कैसे, ये महत्वपूर्ण सवाल है, चुनौती है जो मुझे लगता है रूल्स के सामने प्रस्तुत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको इन्फोर्समेंट करने की जो मैकेनिज्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो फिलहाल रूल में परिभाषित नहीं है। बहुत सारे लोग इन रूल्स का, इन कानून का जाने अनजाने तरीके से उल्लंघन कर सकते हैं, तो क्या उन्हें भी वही सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा? क्या उन्हें भी कई करोड़ रुपए देने पड़ेंगे फाइन्स के लिए? ये बुनियादी सवाल खड़ा होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या हर गेम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? अब ई स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे कि वो अपनी जो ऑनलाइन मनी गेम का सिर्फ कॉस्मेटिक स्वरूप बदल देंगे, उसका जामा बदल देंगे, ताकि देखने में लगेगा कि साहब ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, ताकि वो गैम्बलिंग के दायरे से बाहर आ जाए और इन रूल्स में एप्लीकेबल ना हो। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि बहुत सख्त आपको इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ आपको पता लगे कि कोई भी ऐसा प्लेयर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो इस तरह की ऑनलाइन मनी गेम आपको खिलवा रहा है या प्रावधान दे रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पर एक सुविधा दे रहा है, उस पर सख्त कड़ी कार्रवाई करनी ज़रूरी होगी। कैसे हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। कल यानी 1 मई से बैंकिंग के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो ड्यू डेट से 3 दिन बाद भी कर सकेंगे। यानी जो ड्यू डेट होती है उस दिन अगर नहीं की तो पेनल्टी नहीं लगेगी, 3 दिन का ग्रेस पीरियड जो है और उपभोक्ता को मिलेगा पेमेंट करने के लिए। और उसके साथ साथ उसको इसका लाभ होगा, और जो पेनल्टी है या ओवरड्यू इंटरेस्ट है वो सारे अमाउंट पर ना लगकर जितना अमाउंट ड्यू है वो अगर ड्यू डेट पर भी नहीं पे करते तो ही उसी अमाउंट पर लगेगा, पूरे अमाउंट पर नहीं लगेगा। तो ये 1 मई से क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को मिलने वाली है बहुत बड़ी राहत। वहीं डेबिट कार्ड के ग्राहकों को बैंकों ने कुछ बदलाव किए हैं, जहां पहले वो पेमेंट निकालने के लिए अगर उनके जो लिमिट है 3 बार की, 5 बार की, उसके बाद दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जहाँ 17 रुपये लगते थे 19 रुपये लगेंगे, और बैलेंस चेक करने के लिए जहाँ 6 रुपये लगते थे वो 7 रुपये लगेंगे। और अब यूपीआई के द्वारा एटीएम से भी अगर आप कैश निकालते हैं तो उसको भी आपके मंथली काउंट किया जाएगा, यानी जो आपको फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं उतने में ही आपको उसको भी काउंट किया जाएगा। और उससे अधिक बार आप यूज़ कर रहे हैं और यूपीआई से एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं तो 23 रुपये आपको उसके ऊपर चार्ज लगेगा। यानी आपकी जेब हल्की हल्की ढीली होगी। और वहीं क्रेडिट कार्ड धारकों को ड्यू डेट पर पेमेंट ना करने पर पेनल्टी से 3 दिन के लिए राहत मिलेगी, 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेंगे, तो एक बहुत बड़ी राहत। उसके बाद भी ग्राहक अपने अपने बैंक से जो सर्विस चार्जेस हैं, क्योंकि मई से कुछ बदलने वाले हैं, तो वो सर्विस चार्जेस किस किस सर्विस के कौन कौन सा बैंक क्या क्या चार्जेस बदलने वाला है उसका भी पता कर लें, ताकि बाद में कई बार लगता है कि भाई सर्विस चार्जेस कम थे लेकिन बैंक ने 1 मई से बढ़ा दिए हैं। तो 1 मई से अपने बैंक के सर्विस चार्जेस को भी उसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको उसका कोई नुकसान ना हो और आपकी जानकारी के अंदर रहे कि बैंक ने क्या बदलाव किया है। 1 मई से होने वाले नियमों में ये तमाम बदलाव आपके जेब, आपके निवेश और आपके रोजमर्रा के खर्चों तीनों पे असर डालने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि इन बदलावों के बारे में पहले पूरी जानकारी रखें, उसके बाद अपनी प्लानिंग तैयार करें। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत सरकार के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।